हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शालिनी क्लासेस में। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। उम्मीद है आप सभी बढ़िया हैं। आप लोग की क्लासेस टाइम टू टाइम करने के प्रयास में ये हो रही हैं। अलग अलग सब्जेक्ट को भी करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आपकी चीज़ें इंटरेस्टिंग हो और एज अ ब्रेक के तौर पर आप 10 से 15 मिनट की क्लास को ज़रूर अटेंड कर सकते हैं। अभी की जो ये क्लास यहाँ पर हो रही है, डेली हम इसी सेम टाइम पर अपनी क्लास को यहाँ पर कंडक्ट करते हैं, जहाँ पर मैं आज साइंस के एमसीक्यूज़ करवाऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सिलेबस से हैं। स्पेशली बायो के सेक्शन से मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस को पुट अप किया है, जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड टॉपिक जितने सिलेबस पे मेंशन है उनसे संबंधित रेलेवेंट क्वेश्चंस यहाँ पर मैं करवाने वाली हूँ। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस। जितने फ्रेंड्स यहाँ पर पहली बार आए हैं और सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम के तौर पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए ताकि यह सारे पीडीएफ आपको एग्जाम के पहले रिवीजन करने के लिए वहाँ पर ज़रूर मिल जाएँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जहाँ पर काफ़ी अच्छे से आप लोग अपना देखिएगा कितना सही होता है। ध्यान रखिएगा, गलतियाँ थोड़ी कम हो, इस पर आपका और मेजर फोकस होना चाहिए। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? ऑप्शन 1 है 16, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है 22। तो ये बताइए क्या होगा? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? मीटर में ये चीज़ें होंगी, बताइए क्या होगा। मानव की जो पाचन नली होती है वो कितने फिट होती है? यहाँ पर फिट आपको दिया, कितने फिट लंबी होती है। कौन सा ऑप्शन है जो आपका करेक्ट होगा? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से मुझे रिप्लाई करते हुए आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन में आप किसको चूज कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ, सी ऑप्शन करेक्ट। आप में से जितने भी फ्रेंड्स 32 को चूज कर रहे हैं उनका सही। 32 फिट लंबी हमारी पाचन नली होती है। बेसिक सा क्वेश्चन है। आपके सिस्टम में, मतलब आपके सिलेबस में डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक इंक्लूडेड है, दैट्स व्हाई आई विल पिक दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? स्टार्ट कहाँ पर होती है? ऑप्शन 1 अमाशय, ऑप्शन बी मुख, ऑप्शन सी पक्वाशय और ऑप्शन डी मलाशय। मनुष्य में, हम ह्यूमन बींग्स में जो ये डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कहाँ पर प्रारंभ होता है? ऑप्शन इसमें 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। आप सभी जरा आंसर करिए कि यहाँ पर क्या सही होगा अकॉर्डिंग टू यू। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपका सही है। कहाँ से स्टार्ट होती है ये पूछा जा रहा है, कहाँ पर होती है ये नहीं हो रहा। कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टार्टिंग पॉइंट हर एक चीज़ का अलग होता है, एंडिंग पॉइंट हर एक चीज़ का अलग होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इसका जो राइट आंसर है वो है मुख। मुख से स्टार्ट होती है। तो दूसरे में दूसरा ऑप्शन जिनका भी है उन्हें 1 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त होते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मनुष्य में, हम ह्यूमन बॉडी में जो अधिकांश भाग होता है वो किस अंग में संपन्न होता है पाचन का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, डाइजेशन का? ऑप्शन 1 है छोटी आंत, ऑप्शन बी है अमाशय, ऑप्शन सी है पेनक्रियास, ऑप्शन डी है बड़ी आंत। तीसरे का कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज? क्विक रिप्लाई करते हुए बताइए कि क्या सही है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, छोटी आंत होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वहाँ पर अधिकांश भाग का डाइजेशन का काम वहाँ पर होता है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दांत 2 बार विकसित होते हैं? एक ह्यूमन बॉडी में जो टीथ होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। कितने टीथ? आपके 22 टीथ, 20, 12 और 4 पर कौन से ऐसे दांत है, कितने संख्या में दांत है जो दोबारा होते हैं, मतलब एक बार के बाद फिर से होते हैं? तो हम सभी जानते हैं 20 होते हैं, क्योंकि 20 दूध के दांत होते हैं, तो वो ख़त्म होते हैं, टूटते हैं, फिर उसके बाद हमारे नए दांत निकलते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आइए फिफ्थ देखते हैं। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थियों का मतलब बोन्स होता है, पेशियों का मतलब मसल्स होता है। तो इनको आपस में कौन कनेक्ट करता है? एक नई छोटी पेशी टेंडन इनको जोड़ता है, उपस्थि इनको जोड़ती है और लिगामेंट इनको ऐड करता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ध्यान रखिएगा, बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है और एक ही ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सही है, लेकिन आप बताइए क्या सही होगा। क्विक रिप्लाई करते हुए जानते हैं, नहीं पता है तो बता देती हूँ, टेंडन होगा। ठीक है, टेंडन होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए भी आपको 1 नंबर प्राप्त होता है। जिनके जो भी गलत हो रहे हैं कोई परेशानी नहीं है, आप एटलीस्ट सारे क्वेश्चंस को बहुत ही फोकस के साथ देखिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने तो स्क्रीन पर वहाँ पर आपके पेपर में आएंगे, तो आप ऑटोमेटिकली उस ऑप्शन को ज़रूर टिक करें, क्योंकि आपने कुछ ही दिन पहले इस प्रश्न को किया हुआ है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आज का छठा सवाल आपके स्क्रीन पर है, सॉरी, रिप्लाई करिए। मैं थोड़ा तेज बोल रही हूँ, आई थिंक मैं भी अटक गई, मैं स्लो करूँगी। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है?
मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है ऑप्शन 1, फेरिक नाइट्रेट होता है ऑप्शन 2, कैल्शियम फॉस्फेट होता है ऑप्शन 3, सोडियम क्लोराइड होता है ऑप्शन डी। बोन्स में कौन सा सॉल्ट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? विच ऑप्शन इज बेस्ट? क्विक रिप्लाई करिए विद इन 5 सेकेंड्स। बोन्स में कौन सा सॉल्ट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो है कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। सी ऑप्शन जिन्हें भी हैं, जिन्होंने चूज़ किया है, उन्हें 1 नंबर बहुत ही आसानी से गेन होते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट आते हैं। 7th क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर पढ़िए। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर क्यों हो जाती हैं? ओल्ड स्टेज में जो हमारी बोन्स होती हैं वो कमज़ोर वीक क्यों हो जाती हैं? लोहे की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, मतलब कैल्शियम की कमी हो जाती है, कोबाल्ट की कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी हो जाती है। क्यों जो बुढ़े लोग होते हैं, दादाजी दादी जी, उनकी बोन्स क्यों कमज़ोर होती है? तो कैल्शियम की कमी होती है, स्पेशली गर्ल्स में बहुत होती है। ठीक है, इसीलिए मिल्क का मतलब लेना चाहिए, दूध पीना चाहिए, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चाय से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दूध होता है। नेक्स्ट आते हैं 8। देखिए, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले जो तत्व हैं वो क्या हैं? टीथ और बोन्स में पाए जाने वाले जो एलिमेंट है वो क्या है? कैल्शियम और फॉस्फोरस, फॉस्फोरस व सल्फर, पोटेशियम और कैल्शियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। 8 में कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट होगा? क्विक रिप्लाई करते हुए बताइएगा। तो ध्यान रखें, एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, वो है कैल्शियम और फॉस्फोरस, जो कि यहाँ पर एकदम बेसिक है, सिंपल है, करेक्ट है। 1 नंबर आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन साइंस के, बायो के सेक्शन से आपके जो ऑर्गन सिस्टम से प्रश्न बनेंगे, जितने भी ऑर्गन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम से प्रश्न बनेंगे, आप 100% है कि उसको एक कॉमन जनरल में हम लोग बातें करते हैं तो बहुत कुछ सीख जाते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी आसान पड़ने वाला है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9th को। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? हम ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन्स में कौन सी हड्डी है जो लंबी होती है? जांघ लंबी होती है, रिबकेज लंबा होता है, भुजा लंबी होती है, मेरुदंड लंबा होता है। 9th के लिए कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट होगा? एक ही ऑप्शन है आपका करेक्ट है, वो है जांघ। जांघ की जो हड्डी होती है वो लंबी होती है, सबसे लॉन्गेस्ट होती है। इसी के साथ नेक्स्ट, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? कम समय में ज़्यादा प्रश्न कराने का मुझे बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मैं समय की कीमत को समझती हूँ। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, आप लेकिन रिप्लाई प्रॉपर तरीके से करेगा। ठीक है, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट मिलता है, उस पर मैं बिलीव करती हूँ। ठीक है, ध्यान रखिए, बिजनेस का फंडा भी यही होता है। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टांग में, भुजा में, मुंह में और खोपड़ी में, तो ये टांग में पाई जाती है। इसी के साथ नेक्स्ट आइए, मानव शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी होती है वो क्या होती है? फिबुला नाम होता है इसका, फीमर होता है, स्पिटीज होता है और टीबिया होता है। हम ह्यूमंस बॉडी में, शरीर में जो लंबी हड्डी होती है उसका नाम यहाँ पर क्या होता है? बताइए क्या है? तो उसका राइट आंसर फीमर है। ठीक है, ध्यान रखना, जिन्हें नहीं पता है करेक्ट ज़रूर कर लें। आगे बढ़िए, फिर यहाँ पर है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की होती है, स्टेपीज होती है, नाक की होती है, नाखून होती है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी दोनों पता होनी चाहिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे अदर एग्जाम में भी आता है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेपीज होती, क्या होती है? स्टेपीज। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? जबड़े में, भुजा में, जांघ में, गर्दन में? बताइए कहाँ पर है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, जबड़े में। ठीक है, कहाँ पर है? जबड़े में, सबसे प्रबल बोन। आगे बढ़िए, नवजात शिशुओं में हड्डियों की जो संख्या है वो लगभग कितनी होती है? 200, 300, 206, 208। जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं, ठीक है, कितने प्यारे प्यारे होते हैं। अभी लोग बहुत प्यारे प्यारे थे, अभी आप लोग परेशानी करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं कि नहीं करते हैं? आई थिंक नहीं करते होंगे, गुड गुड है। फिलहाल चलिए बताइए, राइट आंसर यहाँ पे पता है 300 होगा। ठीक है, ये बाल विकास के सेक्शन का भी एक प्रकार से कह सकते हैं। नेक्स्ट आइए, मनुष्य में कुल कितनी बोन्स होती है? 201, 206, 209, 210। कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो हमें ह्यूमन बीइंग को पता है 206 होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ब्लड बैंक का काम कौन करता है? फेफड़ा, हृदय, यकृत और तिल्ली। बताइए क्या होगा? वो खाने वाली नहीं है, नहीं तो सोचिए टेस्ट आने लगेगा आप लोगों को। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट, रक्त में पाई जाने वाली जो धातु होती है ब्लड में, वो क्या है? कैल्शियम, सोडियम, आयरन, जिंक। बहुत ही फंटास्टिक क्वेश्चन है, रिप्लाई करिए। ये है वैल्यूएबल क्वेश्चन जो आपको बहुत हेल्प करेगा बहुत सा एग्जाम में। ध्यान रखिए, आयरन। ठीक है,
क्या है, धातु की बात है तो रक्त में धातु के नाम पे आयरन पाया जाता है। आगे बढ़िए, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, प्यूरिफिकेशन कहाँ पर होता है, फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं फेफड़े में, यकृत में, किडनी में, और ये सभी कहाँ कहाँ पर होता है बताइए। ध्यान रखिएगा, सब में होता है, फेफड़े में भी होता है, यकृत में भी, लीवर में भी होता है, और किडनी में भी होता है। यकृत का मतलब लीवर ही होता है, जहाँ तक मैं करेक्ट नहीं हूँ, ठीक, मतलब मैं सही हूँ। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आइए, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मानव की, हम ह्यूमन बॉडीज में जो खून को प्योरीफाई कराया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हीमोलिसिस, ऑसमोसिस, पैरालिसिस, डायलिसिस। तो हम सभी जानते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका डायलिसिस कहते हैं। किडनी वगैरह खराब होती है तो ये एक डायलिसिस का प्रोसेस होता है ना, तो उसी तरीके से। चलिए फ्रेंड्स, आपके 11 मिनट की क्लास हो चुकी है, मैंने 26 प्रश्न हो गए, हम लोग आते आते करते करते, आप लोगों के कई सारे सही भी हो। अब लाइक तो बनता है, ठीक है, जल्दी से जल्दी, जिन्होंने नहीं किया, ईच एंड एवरीवन अपने दिल से करिएगा, ठीक है, जल्दी से ईच एंड एवरीवन। मंदिर में आना है तो घंटी तो बजाना है, मंदिर में जाते हो ना तो घंटी तो बजाते हो ना, मैं तो बिल्कुल बजाती हूँ, नहीं तो भगवान को पता कैसे चलेगा कि मेरी भी अरदास लगी हुई है, ठीक है, समझ में आई बात। इसीलिए हम लोगों में देखिए, हम लोग के यहाँ जब पूजा वगैरह होती है तो हम लोग के जब सब कुछ ओवर हो जाता है तो हम लोग हर हर महादेव ऊपर हाथ उठा के करते हैं ना, तो उसका मतलब आप लोग समझते हैं, संपन्न तो चीज़ें हो गई, मतलब समापन हो गया एक प्रकार से, लेकिन उसका जो मतलब होता है यही होता है कि हम लोग अपनी ना भोलेनाथ को अटेंडेंस लगाते हैं, भगवान देखना, ठीक है। फिलहाल ऐसा मैंने सुना है, बाकी बाद में सबकी अपनी सोच है। चलिए आते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। 27 में आइए, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। जो ब्लड होता है वो रेड रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, रेड ब्लड कार्ड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्ड सेल्स, और ये हीमोग्लोबिन। दोनों के फुल फॉर्म फ्रेंड्स हिंदी में आने चाहिए आपको, और इंग्लिश में भी आने चाहिए, जो कि बहुत बेसिक है। बताइए, तो ध्यान रखिएगा कि जो रेड कलर होता है वो ड्यू टू हीमोग्लोबिन होता है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तांबा होता है, लोहा होता है, जस्ता होता है, मैग्नीज होता है। 28 में क्या होगा बताइए, कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन एकदम परफेक्ट है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो आयरन होता है, लोहा होता है। 28 में आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट आइए, शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है। हीमोग्लोबिन बहुत नेसेसरी होता है, तो उसका काम क्या है। जीवाणुओं का नाश करता है, रक्त लापता का निवारण करता है, लोहे का उपयोजन करता है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। बताइए क्या सही होगा। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। डब्ल्यूबीसी का, जीवद्रव्य का, आरबीसी का, और पट्टिकाणु का। हीमोग्लोबिन किसका एक महत्वपूर्ण घटक है, तो ध्यान रखिएगा, एक ऑप्शन आपका सही है, वो है आरबीसी का है। किसका है, आरबीसी का है। क्या हम आगे बढ़े, आप सभी को यहाँ तक प्रश्न समझ में आए। इजी है, सिंपल है, बेसिक है, जो हमने कई सारी छोटी क्लासेस में बहुत कुछ पढ़ रखा है। अभी प्रश्न रुका नहीं है, और करेंगे। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में, फेफड़े से फिल्टर होके हार्ट में जाता है, तो वो कौन सी वाहिकाएं होती हैं जो ले जाती हैं। क्या वो हृदय की शिरा होती, हृदय शिरा होती है, क्या वो फुसफुस शिरा होती है, फुसफुस धमनी होती है, हृदय धमनी होती है। सिरा और वेन, एक वेन्स कहते हैं और एक दूसरा पता नहीं क्या कहते हैं। ये सिरा और वेन्स यहाँ पर जो होती हैं ये लोग ले जाती हैं, तो इनमें से कौन सा एक है, एक ही करता है ये काम, ठीक है, और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि फुसफुस सिरा ले जाती है, ठीक है। आई बात समझ में, काफ़ी इजी है। फिलहाल हार्ट का चित्र बनाने को तो नहीं आएगा क्योंकि बहुत टफ पड़ता है, पर थोड़ा बहुत चित्र भी देख लीजिएगा आप लोग ज़रूर। आगे बढ़ते हैं, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमा नहीं है। प्लाज्मा, हैपरिन, फाइब्रिन और हीमोग्लोबिन। किसकी प्रेजेंस के कारण बॉडी में जो भीतर ब्लड है वो जमता नहीं है। तो क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से यह काम बहुत अच्छे से हो जाता है, ध्यान रखिएगा, वो हैपरिन होता है, ठीक है, हैपरिन नामक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, मानव रक्त शरीर का रक्त बैंक कहाँ है। रक्त बैंक हम किसको कहते हैं, ब्लड बैंक हम किसको कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो तिल्ली तो उसको प्लीहा भी कहा जाता है, प्लीहा भी कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट आइए, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। लिम्फोसाइट के थ्रू होती है, इनोसोनियल फिल के थ्रू होती है, और न्यूट्रोफिल के थ्रू, और मोनोसाइट के थ्रू है। बताइए यहाँ पर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए इसका एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वो है लिम्फोसाइट। ए ऑप्शन जिनके भी हैं उनके करेक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं,
ये ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन आज मैंने काफ़ी दिनों बाद हट के कुछ कराया है, काफ़ी मेहनत से मैंने क्वेश्चंस को अरेंज किया और आप लोग के लिए 1 बाय 1 करवाया है, जो कि बीच के टॉपिक्स को उठा के मैंने करवाया है। ठीक है, इसमें आज मैंने मेहनत की है और प्रश्न बहुत सारे हैं, चूज उनको ही किया है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो अगर क्लास पसंद आई तो दिल से लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और क्या इसके ऊपर और करना है कि नहीं ये बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आज इसीलिए मैं मैथ नहीं करवा पाई क्योंकि मैं इसको अरेंज कर रही थी। नेक्स्ट पढ़िए, लाल रक्त कर्णिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। ल्यूकोसाइट कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, स्नोफिल्स कहते हैं और इथ्रोसाइट कहते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स जो होती है उनको हम इथ्रोसाइट कहते हैं। ये डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। डी जितने भी स्टूडेंट बता रहे हैं उनका एकदम बढ़िया है और परफेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट आइए, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? यकृत में, अस्थिमज्जा में, तिल्ली में और वृक्क में। कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट होगा? तो ध्यान रखिएगा, जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो यहाँ पर अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को, परिशोधिका को, यकृत को और अस्थि मज्जा को। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो वो है प्लीहा को हम जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, निम्न में से जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनका जीवन काल कितना होता है? 190 दिन, 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन। तो जो भी रेड ब्लड सेल्स होती है, बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर कितना होता है? 120 दिन का इनका क्राइटेरिया होता है, इतने दिन तक ये सर्वाइव करती हैं। आगे बढ़िए। निम्न में से, ये रिपीट हो गया, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है, किससे जुड़ा है? गुर्दे से, फेफड़ा से, हृदय से और ये दिमाग से। तो पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है। किससे होता है? हमारे हार्ट से होता है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए इतने प्रश्न लिए थे, उम्मीद है क्लास काफ़ी अच्छी होगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, ज़्यादातर जिस चीज़ को लेकर कमेंट होगा तो उसको हम करवा देंगे। ठीक है, सबके अगर इंटरेस्ट होंगे तो ऐसे प्रश्न मैं आपको बायो के इन सेक्शन में और करवा दूंगी, क्योंकि कुछ क्लासेस जो है उनकी इन लोग की थ्योरी के फॉर्म में बेहतर नहीं हो पाई थी। तो आप लोग के जो कमेंट होंगे हम ज़रूर करें। क्लास पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। कल की क्लासेस अपने सेम समय पर हर जगह पर होंगी। कोशिश रहेगी बेहतरीन क्लासेस हो और नए नए टॉपिक्स हो। क्लास पसंद आई है तो लाइक करते हुए जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय, सी यू सून, गुड नाइट।